अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। ठीक है, सर जाहिर करिए नंबर, बड़ा ज़बरदस्त नंबर है यार। 70317। अच्छा जी, मैंने कॉस्ट का आपको इंट्रोडक्शन ये दिया था पिछली पहली क्लास में कि इसमें हमने मेनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को फोकस करना है। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करेगा? गुड्स बना के बेचेगा। और मिसाल के तौर पे अगर एक बिजनेस है, उसने कपड़ा बनाना है तो उसके लिए वो कुछ तो खरीदेगा ना, ऐसे तो नहीं कपड़ा बनेगा, कुछ तो खरीदेगा। और कपड़ा बनाना है तो उसके लिए धागा, यार्न खरीदेगा। अच्छा, अब धागा खरीदेगा, उस धागे को कन्वर्ट करेगा कपड़े में और कपड़ा उसका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह वो बिजनेस जो धागा खरीद रहा है तो फिर धागा भी कोई बेचता होगा। अच्छा, अब जो धागा बेचता होगा वो क्या करेगा? वो कॉटन खरीदेगा, तो कॉटन खरीदेगा, कॉटन को कन्वर्ट करेगा धागे में, धागा उसका प्रोडक्ट है। इसी तरह कोई बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफिस फर्नीचर बनाता है तो लकड़ी, प्लास्टिक, मेटल खरीदा होगा, उसको मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजार के फर्नीचर बनाएगा और फर्नीचर बेचेगा। तो हम लोगों ने ना कॉस्ट में मेनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को फोकस करना। अच्छा, अब चूंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे वो AFC वाले हैं कॉम के, जिनको नहीं आइडिया कि बिजनेस और एक्सपेंसेस और इनकम्स क्या होते हैं, तो मैं पहले आपको ना कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा, फिर आगे उनको मैंने इस्तेमाल करना हुआ करेगा। बिजनेस का मकसद होता है, अच्छा आप जितने भी यहाँ AFC वाले लोग हैं, FAR 1 तो पढ़ रहे हैं ना, या वो नहीं पढ़ रहे? अभी FAR 1 पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो लोग मुझसे FAR 1 पढ़ रहे हैं, मुझे तो पता मैंने क्या पढ़ाया है। जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा है अभी 2-3 दिन के अंदर? मेरा सवाल है, आप में से वो लोग जो AFC करके ही बस यहाँ आए हैं, अभी AFC से टूटे हैं और यहाँ गिरे आके, उनको नहीं पता कि अकाउंटिंग और बिजनेस और इनकम और प्रॉफिट और एक्सपेंस क्या होता है, उन लोगों से सवाल है कि फिर वो साथ कॉस्ट के FAR 1 भी पढ़ रहे होंगे। तो जो मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझे पता है मैंने क्या पढ़ा है। जो मुझसे नहीं, किसी और से FAR 1 पढ़ रहे हैं, तो मैंने पूछा है क्या पढ़ा है अभी तक 2-3 दिन के अंदर है? अकाउंटिंग के हेड्स पढ़े और मोटी मोटी बातें बताएं जो मुझे पता चल जाए क्या पढ़ा। डेबिट, क्रेडिट। अच्छा, अकाउंटिंग के हेड्स क्या क्या होते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज। अच्छा, ठीक है। एक्सपेंसेस, एसेट्स और एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क है? एसेट्स क्या है? अच्छा, ये सवाल उन लोगों से नहीं है जिनको जद्दी पुश्ती से अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे हैं। ये मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूँ जो अभी अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिन्होंने अभी ही ये अकाउंटिंग की दुनिया देखी है। उनसे पूछा है मैंने 2-3 दिन में जो पढ़ा है, एसेट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है, क्या क्या फ़र्क मेन समझ आया? पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी आपने? हैं? पढ़ी है अभी 2 दिन में? अच्छा, एक्सपेंस क्या है दोबारा? सही है। तो प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है मैंने पूछा है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है जी। बिजनेस का मकसद होता है नहीं, आज नहीं लड़ेंगे। चले, मेरी आवाज मैं कोशिश कर लूंगा पहुंचाने की बात। बिजनेस करने वाले कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जो भी कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा, बिजनेस जो भी कर रहा होगा, चाहे वो कुछ चीजें बेचता हो, प्रोडक्ट्स, आइटम्स, चाहे वो सर्विसेज देता हो, तो उसकी अर्निंग होगी और उस अर्निंग को करने के लिए खर्चे होंगे।
जैसे कॉलेज है, बिजनेस है, अर्निंग क्या है? फीस। खर्चे क्या हैं उस अर्निंग के लिए? सैलरीज हैं, रेंट है, ये बिल हैं, इसके रिपेयर मेंटेनेंस है? हाँ जी, जनरेटर का फ्यूल है, ये सब खर्चे हैं। तो बिजनेस प्रॉफिट तब कमाएगा अगर उसकी अर्निंग उसके खर्चों से ज्यादा होगी, ये प्रॉफिट होता है। तो बिजनेस का मकसद ही प्रॉफिट कमाना होता है। इनका को बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं होना है कॉस्ट के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, और जब होगा तब तक आप FAR 1 में भी काफी आगे बढ़ चुके होंगे, तो इसलिए इनकी ज्यादा तफसील बताए बगैर बस मैं लिख रहा हूं। एसेट्स वो बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज जो बिजनेस के पास हैं, उन पे उसका कंट्रोल है क्योंकि खरीदे थे या खुद बनाए थे, और उनसे फ्यूचर बेनिफिट्स लेगा। बस जबानी होगी, याद है ना? बस जबानी मैंने कहा और इधर खत्म हो गया, सब इधर बैठ गया। दोबारा, एसेट्स बिजनेस के वो रिसोर्सेज हैं जिन पे बिजनेस का कंट्रोल है, बिजनेस मालिक है उनका, और उनसे बिजनेस फ्यूचर बेनिफिट्स लेगा। ये एसेट्स हुआ करते हैं। दोबारा, एसेट्स बिजनेस के वो रिसोर्सेज हैं जिन पे बिजनेस का कंट्रोल है और बिजनेस उनसे फ्यूचर बेनिफिट्स लेगा। एसेट्स बिजनेस के वो रिसोर्सेज हैं जिन पे बिजनेस का कंट्रोल है और उनसे बिजनेस फ्यूचर बेनिफिट्स लेगा। अच्छा, अभी उस क्लास में तो आप कैमरा नहीं थे ना मेरे साथ? अच्छा, आपने ना बेटा करना यह है कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा होगा ना, आपने मेनली उस बोर्ड पे ही फोकस करना है। मैं अगर चल के इधर आ गया तो मुझे नहीं फॉलो करना, आप उस बोर्ड पे रहिएगा। हाँ, मैं जब मूव कर गया और मैंने कुछ बोलना शुरू कर दिया फिर मुझ पे आ जाना, लेकिन बोर्ड ज्यादा स्पीड से नहीं हटाना। एसेट्स बिजनेस के वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में है, नहीं लिखने की जरूरत। बिजनेस के वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में हैं और उससे बिजनेस ने फ्यूचर में बेनिफिट्स लेने हैं। इनकम्स, ये बिजनेस की अर्निंग्स होती हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज करके अर्न करेगा वो उसकी इनकम्स हैं। बिजनेस अपनी एक्टिविटीज करके जो अर्न करेगा वो उसकी इनकम कहलाएगी। बिजनेस अपनी एक्टिविटीज करने के लिए जो खर्चे कर रहा होगा वो उसके एक्सपेंसेस हैं। बिजनेस अपनी ऑनगोइंग एक्टिविटीज करने के लिए जो खर्च कर रहा होगा, जो स्पेंडिंग्स कर रहा होगा, वो उसके एक्सपेंसेस हैं। और बाकी दोनों की मुझे फिलहाल को खास जरूरत नहीं है। बाकी दोनों ग्रुप्स क्या होते हैं? लायबिलिटीज और इक्विटी। तो मुझे उनकी फिलहाल को खास जरूरत नहीं है। जब कभी जरूरत पड़ेगी तब तक आप FAR 1 में काफी आगे बढ़ चुके होंगे। अच्छा, अब मजीद जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है या अभी 2 दिन में काफी पढ़ ली है, वो बेशक ये ना लिखें जो बताने लगा हूं, और फिर भी अगर लिखना चाहें तो ठीक है लिख लें, क्या लेक्चर दिए ना। इनकी ना कुछ मशहूर एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं ताकि जब ये टर्म्स इस्तेमाल हो तो आपको पता हो कि ये एसेट्स हैं और ये एक्सपेंसेस हैं और इनकम्स हैं। तो उनके कुछ मशहूर एग्जांपल्स लिखते हैं। एसेट्स की एग्जांपल्स लिख लें, यानी बिजनेस के एसेट्स क्या क्या होते हैं उनकी मशहूर एग्जांपल्स बता रहा हूं। अगर आप अकाउंटिंग के चीते चीतियां हैं और आपको नहीं जरूरत है लिखने की, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये नए बच्चों के लिए बात हो रही है, और वो भी अगर FAR 1 में इसको पढ़ चुके और ना लिखना चाहें तो भी मर्जी है आपकी। मैं बता देता हूं बाकी जो लिखना चाहे। एसेट्स की एग्जांपल्स बता रहा हूं। एसेट्स की बिल्डिंग, जिन्होंने लिखना हो उनका फिर वेट करूंगा। बिल्डिंग, प्लांट,
मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, व्हीकल्स गाड़ियों को कहते हैं व्हीकल्स, कैश, स्टॉक, स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक एक ही बात है। और कोई भी वर्ड हो और उसके साथ रिसीवेबल या रिकवरेबल लग जाए तो वो भी एसेट है। कोई भी वर्ड, इंटरेस्ट रिसीवेबल, सेल्स टैक्स रिसीवेबल, कुछ भी वर्ड हो और साथ रिसीवेबल लग जाए या रिकवरेबल लग जाए या रिफंडेबल लग जाए तो वो भी एसेट है। एसेट्स बिजनेस के वो रिसोर्सेज होते हैं जो उसके कंट्रोल में है, उनके पास है और वो इनसे फ्यूचर बेनिफिट्स लेगा। अब जो मिसालें मैंने आपको लिखवाई हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे बिल्डिंग है, बिजनेस के पास एक बिल्डिंग है, उसको वो यूज कर रहा है, फैक्ट्री बनाया हुआ है इसको या ऑफिस बनाया हुआ है, तो बिल्डिंग उसके यूज में है, इसको यूज करेगा, फायदा होगा। फायदा कैसे होगा? यूज होगा, काम होगा, वहां पर एक्टिविटीज होंगी और फ्यूचर में भी होती रहेंगी, तो ये एसेट है। इसी तरह और क्या बताया? प्लांट। ये जो प्लांट है ना, ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में जो मशीनरीज जिनमें ये चीजें सारी बन रही होती हैं, जैसे मैंने कहा धागा है उससे कपड़ा बनेगा, तो वो 4-5 मुख्तलिफ तरह की मशीनरीज होंगी, उस सारे को प्लांट कहते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज के लिए प्लांट का वर्ड यूज होता है। मशीनरी तो मशीनरी है, ये भी उसी माने में आती है। और इक्विपमेंट, ये भी मुख्तलिफ तरह की मशीनरीज हैं, इसमें ये एसीज भी आ जाएंगे, ये फ्रिज फ्रीजर सब इसमें कवर हो जाएंगे। व्हीकल्स गाड़ियों को कहते हैं। अब ये सब चीजें बिजनेस के पास हैं, उनके रिसोर्सेज हैं और इनको यूज करके वो फ्यूचर बेनिफिट्स लेंगे। और क्या मिसाल लिखवाई? स्टॉक। बिजनेस गुड्स बेचता होगा तो गुड्स बेचने के लिए उसने अपने पास गुड्स रखी होती हैं। जैसे आपने अगर जनरल स्टोर से जाके अंडे खरीद रहे हैं तो आप जब उसे अंडे खरीदेंगे तो बैठो बैठो बैठो, जाओ यार मुर्गी लेके आओ, मुर्गा लेके आओ। अब वो फिर कुछ टाइम गुजरेगा, फिर अंडे आएंगे, फिर अंडे आपको देंगे, ऐसे नहीं होगा। या इसी तरह से अगर रोटियां आप खरीदने गए तंदूर पे तो कहेगा बैठ बैठ, जा यार गंदुम तो उगा के आओ। अब वो गंदुम उगाएगा, फिर गंदुम निकलेगी, फिर कटाई होगी। तो अगर वो चीज उसने आपको बेचनी है तो दुकान में रख के बैठा होगा। कपड़े खरीदने हैं आपने तो कपड़े होंगे दुकानदार के पास, स्टेशनरी खरीदनी है तो उसके पास होगी शॉप पे, जूते खरीदने पड़े होंगे शॉप पे उसके पास। तो वो जो गुड्स स्टोर में मौजूद हैं क्योंकि उनको बेचना है, उसको स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। तो ये रिसोर्स कैसे हुए, ये एसेट्स कैसे हुए? क्योंकि उनके पास हैं, उनका रिसोर्स है, कल को बेचेंगे फायदा होगा, तो ये उसका एसेट है। इनकम्स बिजनेस की अर्निंग्स हैं। इनकम्स की मिसालें 2-4 मशहूर लिखें। इनकम्स की एग्जांपल्स, ये भी मर्जी है जो लिखना चाहे, जिसको आती है कोई मसला नहीं। सेल्स इनकम है, सेल्स बिजनेस करने यही बैठा है ना, उसने गुड्स सेल करनी है तो गुड्स की सेल इनकम है। रेंट इनकम, रेंट इनकम ये कौन सी अर्निंग हुई? तो बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, वो किराए पे दिया है तो वहां से रेंट इनकम कमा रहे हैं, अर्निंग है। कोई सर्विस इनकम भी हो सकती है, सर्विस इनकम हो सकता है। बिजनेस है जो मेंटेनेंस सर्विसेज देता है। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही है आपके स्कोप में, बहुत कम चांस है कि सर्विस हो या ट्रेडिंग हो, ज्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही पढ़ेंगे। लेकिन सर्विसेज बिजनेस भी हो सकता है। सर्विसेज बिजनेस का मतलब है जैसे कॉलेज है, हॉस्पिटल है, लॉयर्स हैं, ये सर्विसेज दे रहे हैं तो उनका सर्विस इनकम हो सकती है। इंटरेस्ट इनकम हो सकती है। एक्सपेंसेस की मिसाल लिखिए। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज करने के लिए जो खर्चे करने होते हैं, वो एक्सपेंसेस हैं। सैलरीज फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट। उमर यार ये खराब है, ये चल नहीं रहा।
तो ये अभी करना है, मुझे चीखना पड़ रहा है इसके, ये काम नहीं कर रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। या तो ये ख़राब है या ये ख़राब है, लेकिन ये मुझे चाहिए भी है, मैंने कहीं चीखना पड़ रहा है। क्या लिखा? रेंट। जो भी लिख रहे थे वो बता दें जो लिख रहे थे। रेंट, अच्छा रेंट। सैलरीज बता नहीं दिया। वेजेस, 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 वेजेस। कमीशन, कमीशन। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। क्या जी? चल रहे हैं, भी लिखते जाते हैं। जी जी बताएं बताएं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। वो जो ऊपर फ्यूल लिखवाया था ना, उसके साथ आप ऐसा करें, फ्यूल एंड पावर लिख लें। फ्यूल एंड पावर। ये पावर का वर्ड यूज होता है हैवी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जो मशीनें होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन मशीन, इनके हजारों किलोवाट चाहिए होते हैं, ये उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है पावर। इलेक्ट्रिसिटी ये पंखे लाइटों की बिजली के लिए इस्तेमाल होता है। क्या जी? चलें जी, इतने फरमाइश कर रहे हैं, लिख लें जी। कैरेज भी लिख लें, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज। चलें, ये लिस्ट काफी है। अच्छा, इसमें सैलरीज और वेजेस ये मिलती जुलती चीजें ही हैं, ये हमारे एम्प्लॉइज का खर्चा ही है। और ज्यादा टेक्निकल डिटेल में चले जाएं तो सैलरीज का वर्ड मेनली इस्तेमाल हो रहा होता है जिनकी परमानेंट सैलरी है, और वेजेस का वर्ड मेनली इस्तेमाल हो रहा होता है जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं। काम था, उनको ले आए, हायर किया, पैसे दिए और काम खत्म, बस उनको फारिग कर दिया। तो वेजेस का वर्ड मेनली रेगुलर नहीं है, यानी ये जब जरूरत थी मजदूर लाए, पैसे दिए, उनके काम के, उनको फारिग, उजरत है, दिहाड़ियां कह लें इनको। सैलरीज मोस्टली जो है परमानेंट लोगों की हुआ करती हैं, ये एम्प्लॉई का खर्चा। और क्या था? फ्यूल, वो मैंने बता दिया आपको, जनरेटर का फ्यूल है, पेट्रोल है। रेंट, ये क्या होगा? कुछ जगह हमने किराए पे ली हुई है, गाड़ी किराए पे ली हुई है, जनरेटर किराए पे लिया हुआ है, तो उसका किराया हमें देना पड़ रहा है, खर्चा है, एक्सपेंस है। और कमीशन, मुख्तलिफ कामों के लिए परचेज भी उसमें हो सकती है, सेल भी हो सकती है। एजेंट हायर किया होता है जो हमारे बिहाफ पे कस्टमर्स के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा होता है, उसको कमीशन दे रहे होते हैं, तो ये बिजनेस का एक खर्चा है। आगे इंश्योरेंस, ये समझ लें। बिजनेस के जो एसेट्स हैं ना, अब वो बहुत महंगे महंगे उन्होंने एसेट्स खरीदे हैं, बिल्डिंग खरीदी है, गाड़ियां हैं, मशीनरी हैं, तो उनको कोई नुकसान पहुंच जाए, नुकसान भी पहुंचा तो नुकसान खर्चा बड़ा हो जाएगा। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा खर्चा होगा। बिल्डिंग में आग लग गई, बड़ा खर्चा होगा। तो बिजनेसेस क्या करते हैं, इन खर्चों से बचने के लिए एक होती है इंश्योरेंस कंपनी, उसको कहते हैं भाई हमें परेशानी हो रही है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो खर्चा हो जाएगा। क्या चेंज किया? ये चेंज किया। जी, आवाज एंड तक क्लियर है? आवाज आ रही है? तो गाड़ियां हैं, मशीनरीज हैं, बिल्डिंग है, इनको कोई नुकसान पहुंच गया, बड़ा खर्चा होगा, तो इस टेंशन में रहते हैं, टेंशन की दवाइयां खाते हैं। तो एक कंपनी है इंश्योरेंस, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे आपने टेंशन, घबराना नहीं, आपने कोई नुकसान हुआ हम जिम्मेदार, हम पूरा करके देंगे, बस आपने ना उसके हमें साल के कुछ पैसे देने। जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ी है और 30 लाख की गाड़ी है, तो अगर एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही फैटल एक्सीडेंट हुआ, तो वो 10, 15, 20 लाख उस पर लग सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को अगर साल के लेट से 50,000 रुपए दे दिए, तो अब उस इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि 50,000 रुपए हमने ले लिए, अब इस एक साल में कोई भी गाड़ी को नुकसान हुआ, हम आपको वो नुकसान पूरा कर देंगे।
बिजनेस को क्या फायदा हुआ? टेंशन खत्म हो गई। अगर कोई नुकसान हो भी गया तो वो अब इंश्योरेंस वालों के जिम्मे। इस बिजनेस की जेब से बस 50,000 रुपए जा रहे हैं, अच्छा साल गुजर गया और कोई नुकसान नहीं हुआ तो इंश्योरेंस वालों से पैसे वापस लेने जा रहे हैं कि अब तो नुकसान ही कोई नहीं हुआ है। नहीं, उस पूरे साल जो उसने टेंशन फ्री रखा था ये उसकी फीस थी। अच्छा, उस इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा? वो तो 50,000 रुपए लेके और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया 25 लाख लगाने पड़ गए, तो इंश्योरेंस को क्या फायदा हुआ? तो इंश्योरेंस कंपनी से इतने सारे लोगों ने इतने सारे एसेट्स इंश्योर कराए होंगे, सारे थोड़ी चोरियां डकैतियां हो रही होंगी, कोई एक आधा अगर कोई एक्सीडेंट हो भी गया तो टोटल पैसा इंश्योरेंस का ज्यादा बन जाएगा। तो ये जो बिजनेस साल के उस इंश्योरेंस कंपनी को फीस दे रहा है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। ये है इंश्योरेंस का जो वर्ड लिखवाया था। और रिपेयर मेंटेनेंस, जो आपको रिपेयर मेंटेनेंस का मतलब पता है वही है ये जो भी ये मैंने इसको दिया ठीक करने के लिए, वो माइक चेंज हो गया तो ये रिपेयर का खर्चा पड़ गया मेंटेनेंस का। इसी तरह से फर्नीचर खराब हो जाएगा, इसकी ये जो कपड़ा इसका खराब है ये चेंज करना पड़ेगा, ये भी रिपेयर मेंटेनेंस है। पंखा खराब हो जाएगा, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा, ये खर्चा रिपेयर मेंटेनेंस है। बाइक है, गाड़ी है, ठीक कराते हैं, खर्चा है, मेंटेनेंस है। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है। और डेप्रिसिएशन की जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब तक आप उम्मीद है FAR 1 में इसको पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़ा तब तक तो फिर समझा दूंगा, अगर तब तक ना पढ़ा हुआ तो। आगे ट्रांसपोर्टेशन कैरेज, ये जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई सामान लेके आ रहे होते हैं तो उसको लेके आने का जो रास्ते का खर्चा है ये वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है। अच्छा, ये जो एसेट्स की लिस्ट लिखी है, गाड़ी लिखी उसमें है, लिखी कि नहीं लिखी? जिन्होंने भी लिखी है। और इसी तरह से एक्सपेंसेस में फ्यूल भी लिख लिया, एक्सपेंसेस में रिपेयर मेंटेनेंस भी लिख ली, इंश्योरेंस भी लिख ली। तो गाड़ी खरीदना भी खर्चा और रिपेयर मेंटेनेंस कराना भी खर्चा, तो हैं तो दोनों खर्चे। तो गाड़ी को मैंने एसेट कह दिया, रिपेयर मेंटेनेंस को एक्सपेंस कह दिया। तो एक्सपेंसेस और एसेट्स का फर्क यह होता है कि वो खर्चा जिसका बेनिफिट, नहीं खर्चा तो हो गया, वो खर्चा जिसका बेनिफिट यूज हो गया वो एक्सपेंस है, और वो खर्चा जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है वो एसेट है दोनों खर्चे। लेकिन वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका वो एक्सपेंस है, और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो एसेट। इन आइटम से रिलेटेड इन मिसालों में इन एसेट, एक्सपेंस, इनकम के जो नाम समझाए, बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट कमाना क्या। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि बिजनेस जो अर्निंग्स कर रहा है और उनके लिए जो एक्सपेंसेस कर रहा है। इनकम की 200 की, एक्सपेंस हुआ 140 का, तो 60 एक्स्ट्रा इनकम हुई ना, ये प्रॉफिट। तो बिजनेस की जिंदगी का मकसद ही प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट है इनकम्स और एक्सपेंसेस का नेट, ये प्रॉफिट है। लॉस भी हो सकता है। बिजनेस, इनकम्स, एक्सपेंसेस, कोई थोड़ी बहुत शक्ल कुछ पता चली क्या बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, बिजनेस में जो अर्निंग करनी है, मेनली बिजनेस को दो तरह से हम बांट सकते हैं। या तो बिजनेस कुछ बेचता होगा या सर्विसेज रेंडर करता होगा। जैसे कॉलेज बिजनेस है तो वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल बिजनेस है, सर्विसेज रेंडर कर रहा है, फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है, मेडिसिन सेल कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं। गुड्स कोई भी जो फिजिकल चीज है जिसको हम प्रोडक्ट, आइटम कुछ भी कह सकते हैं। गारमेंट्स की शॉप है, गुड्स बेचते हैं। बार्बर शॉप है, सलून है, सर्विसेज दे रहे होते हैं। शू स्टोर है, गुड्स बेच रहे हैं। स्टेशनरी शॉप है, गुड्स बेच रहे हैं। वर्कशॉप है, गाड़ियों की वर्कशॉप, सर्विसेज दे रहे हैं।
तो बिजनेस दुनिया में जितने भी हैं, या वो प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं या सर्विसेज बेच रहे होते हैं। प्रोडक्ट्स भी जो बेच रहे होते हैं उनको आगे फिर मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, या तो वो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं। बेचते दोनों गुड्स हैं, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? ट्रेडिंग बिजनेस जो गुड्स बेचता है, ये पहले गुड्स खरीदता है और यही गुड्स आगे सेल कर देता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये जो गुड्स बेचता है, इसमें ये गुड्स मैन्युफैक्चर की होती हैं या प्रोड्यूस की होती हैं। अच्छा, कुछ तो खरीदता ही होगा, तो वो जो खरीदता है उसको मटेरियल भी कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? मटेरियल खरीदता है, उससे गुड्स बनाता है और गुड्स बेचता है। और ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? गुड्स खरीदता है और वही आगे बेच देता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में चूंकि ज्यादातर बात मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की करनी है, तो मैं यहां से आगे बढ़ने लगा हूं। उधर ही रहना। ये नोटेड, अगर किसी को जरूरत थी तो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को और कर रहा हूं मैं एक्सप्लेन। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये करता है कि वो मटेरियल खरीदता है, खरीद के मटेरियल स्टोर में आ गया, फिर इस मटेरियल को, जैसे मैंने अभी जो शुरू में मिसालें दी थी, एक बिजनेस है जो धागा बनाता है, तो वो कॉटन खरीदेगा। कॉटन बेल्स होती हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं पूरे 100 किलो के तकरीबन। वो कॉटन बेल्स खरीदेगा और खरीद के लाके स्टोर में रख लेगा। फिर सेट ऑफ मशीनरीज होगी, कुछ 4-5 बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होंगे, उनमें ये कॉटन उन मशीनों के अंदर एंटर हो जाएगी। यानी इस बिजनेस ने मटेरियल खरीदा, उस मटेरियल को स्टोर में रखा, फिर उस मटेरियल को स्टोर से निकाल के प्रोडक्शन प्रोसेस को इशू कर दिया। मटेरियल खरीदा, स्टोर में आ गया, अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस को इशू कर दिया। मैं एक वर्ड इस्तेमाल करने लगा हूं, मटेरियल कंजम्पशन क्या होगी, ये या ये? मटेरियल कंजम्पशन, इशू होना। मटेरियल खरीदा, खरीद के स्टोर में रखा हुआ है, अब वो इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कंज्यूम हो रहा है, तो ये कंजम्पशन हो गई। इस प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉटन तो आई मशीनों के अंदर, इसके अलावा फैक्ट्री में और बहुत सारे खर्चे होंगे जो धागा बनने के लिए जरूरी हैं। कोई मिसालें, अभी मिसालें भी इतनी सारी लिखवाई हैं। इन सारी मशीनों की इलेक्ट्रिसिटी पावर होगी, और जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज हैं, वेजेस हैं, और मशीनों से रिलेटेड रिपेयर मेंटेनेंस है, फ्यूल पावर है। अगर वो मशीनें या बिल्डिंग किराए की हैं तो रेंट है,
इंश्योरेंस करवाइए, उनका इंश्योरेंस का खर्चा है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है हाँ डेप्रिसिएशन, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं पढ़ लेंगे। क्या जी? रिपेयर मेंटेनेंस हो गई, रेंट हो गया। अब ये सारे खर्चे हो रहे हैं। ये सब खर्चे होने के बाद जब प्रोड्यूस हो जाएंगी तो वो अब कॉटन नहीं, वो धागा बन गया। जब वो कॉटन था तो मटेरियल था, अब जब वो धागा बन गया तो वो मटेरियल नहीं है, वो गुड्स हैं, फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं उनको। तो जब प्रोडक्शन हो जाएगी तो वो चीजें फिनिश गुड्स के स्टोर में पहुंच जाएंगी और अब यहां से ऑनवर्ड आगे सेल हो जाएगी। तो बिजनेस मटेरियल खरीदता है, स्टोर में रखा, उस मटेरियल को प्रोडक्शन की मशीनरीज को इशू करता है। इसको मटेरियल कंज्यूम करना भी कहते हैं। फिर और बहुत सारे खर्चे हुए, जिस सब के बाद वो कॉटन धागे में कन्वर्ट हो गया। तो जितना खर्चा भी यहां आ रहा है ना, ये सब कन्वर्जन कॉस्ट कहलाता है। कन्वर्जन क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने मटेरियल खरीदना है, उसको स्टोर में लाना है, स्टोर से फिर जब जब जितनी जितनी जरूरत होगी मशीनरीज को इश्यू होता जाएगा, मतलब कंज्यूम होता जाएगा। लिख ही देता हूं। और फिर और सारे खर्चे जितने भी आपने गिनाए, बिल्कुल ठीक है शाबाश, वही सारे खर्चे हैं, वो सब खर्चे हो रहे होंगे जो उस मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए वो सारे खर्चे कन्वर्जन कॉस्ट कहलाते हैं। और बस अब वो फिनिश गुड्स हैं, स्टोर में पड़ी हैं, जब डिमांड आएगी तो वहीं से निकाल के कस्टमर को बेच देंगे। नोटेड। अच्छा, मैं अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ही हूं, ठीक है। जब कभी ट्रेडिंग बिजनेस में आऊंगा तो कहूंगा कि अब हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही पढ़ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। और वर्ड बेशक मैंने कॉस्ट लिखा है, लेकिन आप इसको एक्सपेंसेस समझें। मैं एक्सपेंसेस का वर्ड नहीं बार बार यूज कर रहा हूंगा, लेकिन बात एक्सपेंसेस की हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री में होने वाले खर्चों की कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं, यानी उनकी कुछ टाइप्स कह लें। स्टूडेंट्स की टाइप्स क्या होती हैं? हाँ जी,
पढ़ने वाले, मैंने तो नहीं कहा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेल फीमेल 2 टाइप्स होती हैं, लोकल आउट स्टेशन ये भी टाइप्स हैं, पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले ये भी टाइप्स हैं। तो बात ये है कि टाइप्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस एतबार से। तो मैं आपको खर्चों की टाइप्स बताने लगा हूं, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले मैं आपको टाइप्स बताने लगा हूं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन विद प्रोडक्ट। अच्छा, मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब से ऑनवर्ड जो बात हो रही है, जब ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो कहूंगा ट्रेडिंग बिजनेस है, वरना मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं। अच्छा, जो मैंने यहां पर फ्लो बताया है, बिजनेस का कोई ऑफिस भी होता होगा जहां पर अकाउंट्स वाले होंगे, सेल्स वाले लोग होते होंगे, लेकिन मैंने इस वक्त फोकस किया है प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना मेनली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ही पढ़ रहे होंगे। अब मैंने इससे आगे की कहानी नहीं बताई। कोई हेड ऑफिस भी होगा, वहां पर बैंकिंग की ट्रांजेक्शन होती होंगी, अकाउंटेंट बैठे होते होंगे। जिस तरह कॉलेज है, तो वैसे तो ये सर्विस है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। सिर्फ क्लासरूम ही है कॉलेज के अंदर, लेकिन मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे कॉलेज सर्विस बिजनेस है, लेकिन मेन एक्टिविटी क्या है, यहाँ पढ़ाना, कोचिंग है ना, वो क्लासरूम में हो रहा है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफिस भी है, एडमिशन वाले लोग भी बैठे हैं, मार्केटिंग वाले बैठे हैं, कोऑर्डिनेशन वाले बैठे हैं, लेकिन मैं अभी उन पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूं। तो कुछ वैसी सी बात समझ लें कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सिर्फ फैक्ट्री की बात की है, होंगे ऑफिस भी, लेकिन मेरी इस वक्त डिस्कशन बस फैक्ट्री तक महदूद थी। तो मैंने फैक्ट्री का एक ऑपरेशन बताया है कि वो मटीरियल खरीदा जाता है, प्रोडक्शन में इशू होता है, बन जाती है, फिर गुड्स सेल के लिए स्टोर में चली जाती है। बाकी भी काम होते होंगे, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस प्रोडक्शन एक्टिविटी पे। तो इसी तरह से ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स मैं बता रहा हूं आपको, ये भी हम लोग मेनली फैक्ट्री के खर्चों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने ब्रैकेट ऊपर नहीं इसके साथ लगाया है, इसके साथ, उसके साथ नहीं लगाया, इसके साथ, क्योंकि ये जो मैं बताने लगा हूं ये तो मेनली फैक्ट्री ही की बात करने लगा हूं। लेकिन कल जो दूसरी टाइप्स बताऊंगा वो मैं ओवरऑल बिजनेस की कर रहा हूं। कौन सा? गर्मी हो जाएगी, चलें 10 मिनट रह गए, खैर है। इग्नोर इग्नोर इग्नोर, एसी को इग्नोर। तो हम लोग फैक्ट्री ही के मेनली खर्चों की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है, उस एतबार से इसकी टाइप्स बताने लगा हूं। इस एतबार से फैक्ट्री में होने वाले खर्चे 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। बिजनेस जो प्रोडक्ट बनाता होगा, उस प्रोडक्ट का कोई एक यूनिट होगा। जैसे जूते हैं, बिजनेस जूते बनाता है, तो उनका यूनिट क्या है, एक पेयर। इसी तरह ये जो अनस्टिच कपड़ा होता है, जो हम कपड़ा खरीदते हैं अनस्टिच, इसका भी कोई यूनिट बेचने के लिए होगा, मीटर, गज, ठीक है, शाबाश। इसी तरह से ये दूध दही की दुकान है, वो जो दूध बेच रहे हैं, दही बेच रहे हैं, का एक यूनिट किलो। फल हैं, सब्जियां हैं, ये भी किलो के हिसाब से होंगे, कुछ दर्जन के हिसाब से होंगे। इसी तरह से चेयर्स हैं, ये 10 तादाद है नंबर, तो 5 चेयर हैं, 2 चेयर हैं, 1 चेयर, इसका यूनिट 1 चेयर है। शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, ये भी 1। तो हर प्रोडक्ट का कोई एक यूनिट होता है जिसकी फिर बिजनेस सेल प्राइस रखता है। बिजनेस उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस तभी सही रख पाएगा अगर यह पता हो कि उसका वो यूनिट कॉस्ट कितना कर रहा है। जैसे जूतों की क्या यूनिट चीज बताई थी, पेयर। तो अगर बिजनेस ने जूते की प्राइस लेट से 1800 रुपए रखनी है, तो उनको पता तो हो कि एक पेयर उनको कॉस्ट कितना कर रहा है। अगर बिजनेस ने 1 किलो सेब का रेट रखना है, तो उसको पता तो हो कि 1 किलो कॉस्ट कितना कर रहा है।
अगर एक बिजनेस ने एक चेयर, एक स्टैंडर्ड साइज की, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, एक चेयर अगर 5500 रुपए की बेचनी है, तो बिजनेस को पता हो कि उसको वो चेयर मैन्युफैक्चर करना कितना कॉस्ट कर रहा है, तभी कर सकते हैं ना सेल प्राइस डिसाइड। वो खर्चे जो प्रोडक्ट के एक यूनिट के हिसाब से, दोबारा, वो खर्चे जो प्रोडक्ट के एक यूनिट को सामने रखते हुए अच्छी तरह एक्यूरेटली, काफी हद तक एक्यूरेट कैलकुलेट किए जा सकते हैं। दोबारा, वो खर्चे, मैं लिख भी देता हूं, उसकी अंग्रेजी लिख देता हूं, अभी सुनने समझने भी फोकस कर लें। वो खर्चे जो प्रोडक्ट के एक यूनिट को सामने रखते हुए काफी हद तक एक्यूरेटली ट्रेस हो सकते हैं, कैलकुलेट हो सकते हैं, वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे अगर एक स्टैंडर्ड साइज का स्कूल यूनिफॉर्म है, बच्चों का यूनिफॉर्म साइज के हिसाब से बिकता है, उस यूनिफॉर्म की जो शर्ट है, उस बिजनेस को पता होगा कि इसमें कितने रुपए के बटन लगते हैं, या बस मुट्ठी भर के बटन, कभी कम लग गए कभी ज्यादा लग गए, नहीं पता होगा। कितने गज कपड़ा लगता है, पता होगा। इसी तरह से जूता है, तो जूते के एक पेयर में कितने फुट या कितने स्क्वायर फुट के हिसाब से चमड़ा लगता है, पता होगा। एक जूते के पेयर के लिए कितने जो हैं वो जो लेसेस होते हैं वो कितने लगेंगे, पता होगा। इसी तरह से अगर कोई मजदूर है जो खुद उस जूते को सीने में इन्वॉल्व है, एक होगा कोई सुपरवाइजर जिसके साथ अंडर मजदूर काम कर रहे हैं, वो वाकई मजदूर है जो खुद हाथ से जूते सी रहा है और उसको 200 रुपए पर जूता दे रहे हैं, तो पता होगा कि एक पेयर के लिए कितनी वर्कर की कॉस्ट लग रही है, पता होगा। ये पता होगा इजीली, एक्यूरेटली, कि एक जूते का पेयर बनाने के लिए फैक्ट्री का रेंट कितने रुपए का लग रहा है, नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका प्रोडक्ट बनाने से। इसी तरह से फैक्ट्री मैनेजर जिसकी सैलरी 5 लाख पर मंथ है, 5 लाख पर मंथ, तो ये पता होगा कि एक यूनिट, एक चेयर बनाने के लिए मैनेजर की कितनी सैलरी लग रही है, नहीं। तो वो खर्चा जो प्रोडक्ट के एक यूनिट के साथ ऐसा अच्छा रिलेटेड है कि एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सकता है, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। ये फुली ट्रेस हो सकती है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट तक। इट कैन बी फुली ट्रेस्ड टू 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक यूनिट के लिए कितने रुपए का कपड़ा लग रहा है, कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है, कितने रुपए वर्कर को देने पड़ रहे हैं, कितने रुपए का धागा लग रहा है, कितने रुपए के बटन लग रहे हैं, अगर ये सब एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सकता है, वो खर्चा डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट क्या होगा, जो ये नहीं है। अब चाहे ये लिख लें इट कैन नॉट बी, चाहे ये कह लें ऑल अदर, ये ठीक है ना। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट के एक यूनिट के साथ मुकम्मल तौर पे ट्रेस हो सकती है, और जो ऐसा नहीं हो सकता वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा, इधर इन्हीं 2 शाखों में ही हूं मैं, वहां जगह नहीं थी तो मैं यहां आ गया हूं। डायरेक्ट कॉस्ट की मेनली 2 ही एग्जांपल्स हैं। प्रोडक्ट में जो, लिखता हूं भी, प्रोडक्ट में जो मटेरियल लग रहा है, मटेरियल मतलब जो भी फिजिकल चीज लग रही है, अगर वो उस प्रोडक्ट का मेन हिस्सा है तो यकीनन पता होगा कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितना लगता है। जैसे जूता है तो उस पे जितना चमड़ा लगना है उसका वो स्टैंडर्ड साइज ही होगा, और पता ही है कि किस क्वालिटी का चमड़ा होता है, तो नॉर्मली रेट भी पता चल जाएगा इजीली। तो वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। जूतों के पेयर्स बन गए बहुत सारे, अब सब स्टोर में रखे हैं, और उनमें कोई खास किस्म का कीड़ा जो कोई चमड़े में या जो उस पर सोल्यूशन लगा उसमें ना लग जाए, उसके लिए खास किस्म का स्प्रे किया जाता होगा। मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं जूते बनाए कभी। तो जूते बना दिए, उसके बाद उन सबको स्टोर में रख दिया। अब उस स्टोर में जूते रखे, खास स्प्रे किया जा रहा है। वो जो स्प्रे में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वो भी एक मटीरियल ही है, मटीरियल फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक जूते के लिए कितना स्प्रे लग रहा है ये नहीं पता, क्योंकि सामने 10 जूते हैं या 20 जूते हैं, स्प्रे तकरीबन एक जैसा ही लग रहा होगा, क्योंकि कोई जमीन पर भी तो बहुत सारा गिर रहा होगा। तो इस तरह के मटेरियल को
इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। मटेरियल जो भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, अगर एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा है ये पता है, इसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, और जो नहीं पता वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। जो वर्कर जूता बना रहा है, कपड़े सी रहा है और वो उसके हिसाब से पैसे ले रहा है, उसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर। अब अगर मजदूर है, वो शर्ट सीने पे उसको कारीगर रखा हुआ है और वो पर पीस 200 रुपए लेता है, तो पता है कि एक शर्ट के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, डायरेक्ट लेबर है। इसी तरह से एक मजदूर है अच्छा, मजदूरों की डिटेल हमने पढ़नी है आगे चैप्टर के अंदर। मटेरियल का भी एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना है, जो यहां लिस्ट लिखूंगा उसका भी एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना है। ये भी बिल्कुल इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ टाइप्स बता रहा हूं, फिर आगे इनके डिटेल चैप्टर्स पे चलेंगे। तो अगर वर्कर को पैसे 500 रुपए पर आवर दे रहे हैं और पता है कि उसने 1 घंटे में 10 जूते बनाने होते हैं, तो फिर भी पर जूता पता चल रहा है ना। पैसे दे रहे हैं 500 पर आवर और 1 घंटे में 10 जूते बनाता है, तो पर जूता पता चल सकती है कॉस्ट के नहीं, तो हां डायरेक्ट लेबर है। तो वो वर्कर्स जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज होते हैं, उनकी वेजेस को डायरेक्ट लेबर कह रहे होते हैं। वो मटेरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है, तो पता है कि एक के लिए कितना, उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। इन 2 ही मिसालों को यहां लिखा है मैंने, ये 2 ही मिसालें हैं आपके लेवल पे। इसके अलावा, इन 2 के अलावा फैक्ट्री के जितने खर्चे हैं वो सब इनडायरेक्ट हैं। मैं 4-5 लिख जरूर देता हूं। वो वर्कर्स जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट लेबर। उनके ऊपर रखे हुए सुपरवाइजर, उनकी हेल्प कराने वाले हेल्पर्स, वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री का रेंट, फ्यूल, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये लिस्ट तो लंबी है। इनफैक्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा सारे खर्चे वो इनडायरेक्ट हैं। तो मैं कह देता हूं ऑल अदर ओवरहेड्स कह देता हूं। अब यहां से आप 3 नाम याद रख लें, यहां पे मैं एंड कर रहा हूं बात। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और इन सब को कहा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिनको प्यार से FOH कहते हैं। तो फैक्ट्री में होने वाले खर्चे अगर हम बात करें प्रोडक्ट के रिलेशन के साथ, तो या तो वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं। और डायरेक्ट की चूंकि सिर्फ 2 ही मिसालें हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट याद रखने की बजाय हम अगर ये भी याद रखें तो काफी है कि फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे 3 हो गए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। वैसे 2 क्लासेस हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट की चूंकि 2 ही मिसालें हैं और हम कॉस्ट में बहुत कॉमनली ये 3 नाम यूज किया करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH, तो इसलिए ये 3 नामों से ही हम काम चलाते हैं आगे। बाकी फिर इससे आगे इंशाल्लाह कल चलते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।